नमस्कार। समय अपने साथ बदलाव लाता ही है। ये बदलाव ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन ये बेहतर होते हैं अगर इन्हें अनुभव का साथ मिले। समय के साथ कदम ताल कर चलते हुए सेना से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक अपनी सेवाएं देते हुए आज हमारे साथ अनुभव के इस मंच पर मौजूद हैं कर्नल डीपी डिमरी। आपकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। आपका मिशन है कि महिलाओं, युवाओं, वंचितों को सशक्त बनाकर राज्य और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना। तो कर्नल डिमरी, डॉक्टर डीपी डिमरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरह से काम किया है। आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हैं। तो जिस समय एक ज़माने में एक दौर ऐसा था जब भारत को साधुओं का, सपेरों का देश कहा जाता था, और आज हम एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और होता भी है। अब अपने ज़माने की बात करूँ तो उस समय सुविधाएं बहुत कम थी जी। साधन बहुत कम थे, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल ठोस था। लाइक पढ़ाई में हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करते थे और टीचर लोग भी हमको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते थे। हमारा फोकस बिल्कुल फोकस रहता था, मतलब इधर उधर नहीं हमारा। आज जो है सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं और साधन भी बहुत बढ़ गए हैं। और मैं समझता हूँ जैसे कि हम अपने बच्चों को देखते हैं आजकल, तो हमारे बच्चे भी जिनकी उम्र अभी 40-45 साल हो गई, वो बोलते नहीं पापा अब तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। मतलब हम बोलते तुम चेंज हो गए, वो कहते नहीं हम हमारे जो नेक्स्ट है वो भी बहुत चेंज हो गए। हाँ। तो अब आजकल मैं ये देखता हूँ कि साधनों के साथ साथ थोड़ा बिट कंफ्यूज है बच्चे। थोड़ा ऐसा लगता है हमको, थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि एक तो मोबाइल का जो ये कल्चर आ गया है, तो एवरीथिंग ऑन मोबाइल, जिससे कि पढ़ने लिखने का जो चलन है वो काफ़ी कम हो गया है और उससे दिक्कतें काफ़ी, तबीयत उनकी आई साइड वीक हो रही है और भी बहुत सारी, चलना फिरना बहुत कम हो गया है। तो पहले तो हम FRI में जाके, जंगलों में जाके, वहाँ जाके पढ़ते थे, घर में शोर होता था, तो फिर हम एक दूसरे डायलॉग करते थे, शेयर करते थे। अभी ज़रा ये दिक्कत, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस लेवल आजकल के बच्चों का बहुत अच्छा है, लेकिन उनको फोकस होने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ फोकस की कमी, क्योंकि ये जो तकनीक है, ये जो हमारे पास टूल्स हैं, वो हमारा ध्यान भी भटकाते हैं कहीं ना कहीं। आपके बारे में बात करते हैं, आपकी जन्मभूमि के बारे में बात करते हैं। आप कहाँ से आते हैं और आपने ये उच्च शिक्षा की राह किस तरह से पकड़ी? जी, मैं केदार वैली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारा गांव सेम सीरी जवाड़ी है, काफ़ी फेमस गांव है ये। और उसके बाद मेरी शिक्षा तो देहरादून में ही हुई पूरी जी। मेरी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, करीब जब मैं 7 साल का था, तो मैं देहरादून में अपने फादर के साथ ही रहता था, वो यहाँ थे। सारी शिक्षा हुई, उसके बाद PG मैंने DAV कॉलेज देहरादून से किया, MSc फिजिक्स। फिर मैं IIT में PhD के लिए इनरोल हुआ। साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करता रहा। 1967 में मैं सिविल सर्विसेज में रिटन, तब हमारे ज़माने में प्रीलिम नहीं होता था। अच्छा। हमारा डायरेक्ट होता था, और फिर मैं उसमें से मतलब क्वालिफाई कर गया रिटन में, लेकिन ओवरऑल मेरिट में शायद रह गया, बट नो रिग्रेट्स। दूसरे दिन ही फिर मैंने, मतलब थोड़े दिन बाद मैं इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा, सेकंड चांस एक ही बार बस हो गया। हाँ। तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर मैंने इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर मेरे ताऊ जी जो थे वो इंडियन नेवी में थे, वो कहते नहीं नेवी में मत आओ बेटा, आर्मी में जाओ। तो मैं छोड़ दी, फिर नेवी छोड़ दी, मतलब छोड़ दी क्या, ज्वाइन ही नहीं की। फिर मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया, और आर्मी में भी बिकॉज मैं MSc फिजिक्स था तो टेक्निकल था, तो मेरे को सिग्नल्स, कोर ऑफ सिग्नल्स मिला, यानी कि जैसे बोलते DOT ऑफ आर्मी, तो कम्युनिकेशन। तो उसमें काफ़ी फिर मैंने PhD भी छोड़ दी। वो मैंने फिर PhD लेकिन की मैंने ज़रूर, मैंने 60 साल की उम्र में मैंने PhD कंप्लीट की। जब वो, तब मैं था 22 साल का जब मैंने PhD और MSc की, और उसके बाद मैंने जब आर्मी ज्वाइन कर ली तो फिर PhD का सवाल। लेकिन वहाँ पे भी वैसे पढ़ाई का सिलसिला, आर्म फौज में रह के मैंने स्टाफ कॉलेज किया, फिर मैंने MBA किया। अच्छा, फौज में रहते हुए। हाँ, MBA मार्केटिंग किया,
और एक टेक्निकल कॉलेज, स्टाफ कॉलेज बोलते हैं, जिसको एमटेक इन टेलीकम्युनिकेशन, वो किया। अच्छा। तो इस तरह से पढ़ाई का सिलसिला, तो मैं एक्चुअली मेरे को पढ़ने में और लिखने में बहुत होता है। जैसे बोलते हैं ना, मैंने कई लोगों को पढ़ा कि मतलब अगर लिखना चाहते हो तो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने में मेरी बहुत रुचि रही है पहले से ही। और आपने कई किताबें भी लिखी हैं। किताबें भी लिखी हैं। जब मैं कॉलेज में था तो एक मतलब मेरी माता जी का ये शायद असर मेरे पर रहा, जो 6-7 साल में उनके साथ रहा। एक तो मतलब हार्ड वर्किंग नेचर हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा टफ हो गया मैं पहले से ही। और पढ़ाई में बहुत अव्वल था बिल्कुल। और इसलिए पर मेरे को गरीबी का एहसास ज़रूर था, माँ की कमी का एहसास ज़रूर था। इसलिए जब मैं कॉलेज में लेक्चरर था तो उस टाइम पे मैंने गरीबों के लिए एक वो खोली लाइब्रेरी। मैं मसूरी में पढ़ा था, मसूरी डिग्री कॉलेज, साहब आपने सुना होगा नाम। पीजी कॉलेज है वैसे तो, लेकिन डिग्री कॉलेज ही बोलते हैं पहले से। हाँ। तो आगरा यूनिवर्सिटी का था उस टाइम पे, तो आगरा यूनिवर्सिटी। तो मैंने फिर उसी टाइम पे मैंने को 2 किताबें लिखी फिजिक्स में। फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है। फिजिक्स में उसी पे लिखी मैंने जी। एक्चुअली बाद में फिर सेमेस्टर सिस्टम आ गया था जी। हमने आप 2 साल के बाद मेरठ यूनिवर्सिटी आ गई, उसमें सेमेस्टर सिस्टम। तो उसके लिए वाइस चांसलर जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया, मसूरी आए थे वो, और वो अमेरिका से आए थे। उनको नया था कि भाई वहाँ सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, एनुअल नहीं होना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने फिर हमको पकड़ा, मैं और मेरे हेड थे मिस्टर त्यागी, प्रोफेसर त्यागी, कि आपको फिजिक्स की आप किताबें। तो आप लेक्चरर कब रहे? लेक्चर में 66 से लेकर 70 तक। अच्छा। 70 में मैंने आर्मी ज्वाइन की और 71 मैंने कमीशन लिया। और आप भारत पाक युद्ध का भी हिस्सा रहे, और बहुत ही एक ऐसा मोमेंट था पूरे देश के लिए। अगर आप उस समय की कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें, और उस समय देश के युवाओं के भीतर किस तरह के विचार थे जब इस तरह का माहौल था देश में। जी। तो एक्चुअली 71 में कमीशन के बाद मैं टेक्निकल कॉलेज में गया फॉर रीओरिएंटेशन। उसके बाद में हमको वहाँ से भी निकाल के सीधा वॉर में झोंक दिया। दिसंबर 71, दिसंबर 3 सितंबर 71 को वॉर स्टार्ट हुई थी। तो हमको सीधा वहाँ भेज दिया। दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। बड़ा अद्भुत अनुभव था वो, इतना अच्छा अनुभव था वो कि मतलब आजकल के लोग बोलते हैं कि इतने जनरल्स, इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वॉर नहीं देखी, पर हमने वॉर देख ली थी। और वो बड़ा, उसके बाद तो वॉर हुई नहीं, कारगिल वॉर हुई, लेकिन वो कोई फुल वॉर नहीं बोल सकते। 71 में कोई फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ। बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक तो ये कि जब हम एकेडमी से सांबा, जम्मू और उसके बीच में है, जम्मू और पठानकोट में सांबा है, बसंत रिवर का नाम आपने सुना होगा। उसके अंदर भी हमें डग डाउन। तो हम जब जा रहे थे, मेरे को याद है कि इतने युवा और इतनी खासतौर महिलाएं हमको मिठाई और क्या क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पे देने आते थे। तो दैट जोश वॉज यूनिक। और हम भी फिर और ज़्यादा जोश चढ़ गया था। हमने वार तो देखी नहीं थी, लेकिन सुनते ही थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बल्कि मेरे को एक वो याद आ रहा है कि मैं जीप पे जा रहा था, आई थिंक बिल्कुल लड़ाई के बीच की बात है। मेरा ड्राइवर एक सिख जेंटलमैन था, उसको पता था लड़ाई में कैसे एक जहाज आया, यूँ डाइव करते हुए पाकिस्तान का, और फिर बस फायर करके चला गया। उसने एकदम से मेरे को खींचा और मेरे ऊपर लेट गया, पूरी तरह से मेरे तरफ लेट गया। बाद में उसको VSF मिला, विशिष्ट सेवा मेडल मिला, क्योंकि इसने अपने ऑफिसर की जान बचाई। और उसको पैर में चोट लगी, उसको पैर में वो लग गया बुलेट में। तो ऐसे सेक्रीफाइस देखिए उसको पता है उसको मर जाना है उससे, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर छा गया बिल्कुल, वो हाथ पे हाथ, पैरों में पूरा। तो एक ये सीखा, और एक सीखा राष्ट्र सर्वोपरि में, ये सीखा। ये अब वो दिमाग से निकलता नहीं, अभी भी भरा हुआ है कि राष्ट्र, अगर राष्ट्र है तो तभी तो हम हैं, तभी हम हैं। अब हम नहीं है तो, अब राष्ट्र नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो कभी कभी दुख होता है जब इधर उधर की बातें ऐसी सुनते हैं, तो वो थोड़ा दुख होता है। लेकिन आजकल के युवाओं में बहुत जोश है, बहुत समझदार बच्चे हैं। और मैं तो क्योंकि लेक्चरिंग भी करता हूँ, CCPD बोलता हूँ मैं, कैरियर काउंसलिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लेक्चर देता हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और बाकी जगह भी। मैं साउथ में भी गया हूँ, मैं मैसूर भी गया हूँ।
तो वहाँ पे मैंने देखा बच्चों में बहुत ये है देश प्रेम। वो लोग अक्सर बोलते हैं नहीं आजकल की युवा पीढ़ी में तो नहीं कोई देश प्रेम नहीं, बहुत जी बहुत देश ज़्यादा। प्रेम है है, और है, ये बहुत दिखता भी है जब समय दिखता समय भी पर जब देश को ज़रूरत होती तो युवा आगे बढ़ कर के अपना योगदान देने के लिए तत्पर भी तैयार होते है, हैं। तैयार है। आपने 2 टेलीकॉम कंपनियों के आप फाउंडर सीईओ जी, भी रहे, जी, इसके जी। बारे में भी बताइए क्योंकि ये बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव है। आप लेक्चरर रहे, सेना में गए, इसके बाद आप टेलीकॉम कंपनियों के फाउंडर सीईओ रहे। जी एक्चुअली एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि भाई फौजी लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत होते हैं और आई वुड से थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ये हाँ। ऐसा बोलूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। मैं इतना अच्छा एडजस्ट हुआ सिविल में, मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके रीजन ये था कि जब मैं फ़ौज में था तब मैं जवानों से बहुत घुलता मिलता था। मैं हमेशा ये कहता हूँ उनकी फैमिली से, मेरी वाइफ, उनकी फैमिली से, मैं खुद उनके जाकर उनके घरों में जाके उनकी कॉर्ट्स में बैठ जाता था एज ए फुल एज ए कमांडिंग ऑफिसर। आई हैड नो दिस थिंग बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि उनमें और हम में इतना ही फ़र्क है, मेरे को चांस मिल गया, उनको चांस नहीं मिला। जी। और मैं बाई द वे पढ़ाई में अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, तभी शायद सब कुछ कर पाया। तो तकनीक की अगर हम बात करें जी। तो अगर हम समाज को देखें, जो समाज कैसे बदला है समय के साथ साथ, तो तकनीक के साथ ही बदला है। कहाँ कभी हम मतलब पहियों से, फिर घोड़ा गाड़ी से, गाड़ी से, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल तक आए और नए दौर में हम जब कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पर आए और आप तकनीक के विद्यार्थी रहे हैं, तो आप भी मानते हैं कि तकनीक के साथ ही देश का भविष्य और देश के युवाओं को आगे बढ़ना होगा? जी जी, इसमें कोई शक नहीं। बिना तकनीक के एक्चुअली द ओनली थिंग, वैसे जैसे मैं पहले लिखा था आर्टिकल कि भाई साइंस को डोंट बिकम द स्लेव ऑफ साइंस, बी द मास्टर ऑफ साइंस। तो यही है कि मतलब अब जैसे इंटरनेट है या मोबाइल है, मोबाइल तो कितनी फैसिलिटी है, आप कहीं भी हो, कहीं भी, कहीं किसी जगह पे भी हो, अब समुद्र में हो, पहाड़ पे हो, मैदान में हो, रेगिस्तान में हो, कहीं भी बात कर सकते हो आप। लेकिन इसका मिसयूज़ अब रात के 12 बजे तक और उसके बाद जगने के बाद, उसके बाद सोने से पहले भी लेट के बगल में मोबाइल रख के, इट इज़ नॉट ओनली दिस थिंग, इट्स हार्मफुल, वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही, हार्मफुल भी है। तो इसको यूज़ करो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। अभी एआई भी आए, एआई पे भी मैंने आर्टिकल लिखा है, विल एआई स्नैच द जॉब्स, ये मैंने आर्टिकल लिखा है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया है, उन्होंने प्रिंट किया, मैं आपको भेज दूँगा। तो उसमें मैंने यही लिखा है कि भाई एआई, लोगों को बड़ा डर है कि एआई आ जाएगा तो बस ये तो डर इस तरह से भी था कि जब कंप्यूटर आ रहा था तो डर था, लेकिन कंप्यूटर ने फिर आगे बढ़ाया और नौकरियां सृजित की हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये एग्जांपल दिया कंप्यूटर का। एआई में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि एआई से और जो दूसरे टाइप के जॉब्स हैं। द ओनली थिंग है, हमें जैसे मैं तो अपने आप को स्किल का आदमी मानता हूँ, स्किल का, कौशल का, जी। कि मतलब कौशल और वाला। इस क्षेत्र में भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, बल्कि आप भारत सरकार के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत काम किया है। आप राष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले हैं, इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है। जी, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। तो इसके बारे में बताइए जी। इसकी इज द अल्टीमेट थिंग। अल्टीमेट जो है, हर आदमी को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान उसकी रिक्वायरमेंट है। और मैंने इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं। अब मेरा यही मानना है कि जैसे हम पहले बोलते थे शिक्षा सर्वत्र पूज्यते, ऐसा बोलते, मैं ये बोलता हूँ कि कौशल सर्वत्र पूज्यते। स्किल डेवलपमेंट पहाड़ में किस किस क्षेत्र में आप देखते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत है? मैम, इसका बहुत बड़ा, करीब 300 ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं तो मेन ट्रेड्स की बात करूँगा, जो कौशल से मेन की बात करूँगा। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत जो हमारे हैं, जैसे बढ़ई, मैस चीनने वाले और ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये तो हमेशा जिंदे रहेंगी, ये जो इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो ये तो हमने करनी ही है। उसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके जो ट्रेड्स हैं, जैसे कि एआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोडिंग हो गया, ये सब, मैं कोडिंग में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। और कोडिंग में बुक भी लिखी है मैंने एक। तो ये आपकी उद्यमिता से जुड़ी हुई उद्यमिता और कौशल विकास दोनों से। इसमें मैंने क्या किया, करीब 34 उद्यमों को
सेलेक्ट किया है पूरे उत्तराखंड से। कुछ यूएसए में है, कुछ यूके में भी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और बाकी यहाँ के 30 यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं थी। उन्होंने अपने कौशल अर्न किया और आज वो इंडस्ट्री चला रहे, इंडस्ट्री चला रहे। एक हवलदार हैं, वो आर्मी के रिटायर होके वो जोधपुर में बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे। बड़ा इतना गर्व से सीना हो जाता है कि यार क्या आप लोग का क्या। तो युवाओं को इस तरह के रोल मॉडल देने की ज़रूरत है कि जिससे वो भी उद्यमिता की राह पर आगे बढ़े। बिल्कुल वही मेरी इच्छा है कि मतलब इस बुक को पढ़ के काफ़ी लोगों ने इसे पसंद, 1000 कॉपी पता नहीं कहाँ गई है। उसके बाद इसकी कॉस्ट भी सिर्फ 100 रुपये रखी, नॉमिनल, बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल, और काफ़ी लोगों को गिफ्ट भी करता रहता हूँ। तो इसमें यही है कि इसको पढ़ के काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉल भी किया है, इससे वो स्टोरी मैंने पढ़ी, उनकी स्टोरी पढ़ी, उनकी स्टोरी पढ़ी बहुत। जी, और आप ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं, जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे कि वहाँ पर आप छात्रों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं आपके, और करियर काउंसलिंग भी करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अभी जो ग्रामीण भारत है और जो शहरी भारत है, दोनों में फ़र्क है और इस दूरी को कम करने की ज़रूरत है? नहीं, फ़र्क तो बहुत है मैम, और क्योंकि वैसे तो मैं पूरे भारत के गाँव में गया हूँ, लेकिन मैं एक ये कौशल, एक आपको छोटा एग्जांपल देना चाहता था। मैं उड़ीसा गया जी, तो भारत सरकार भेजती थी, जर्मनी भी भेजा उन्होंने, उड़ीसा भी भेजा। तो उड़ीसा में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव से उनसे हमें मकान, कमरा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो एक लंबे से आदमी अंदर घुसे, तो चीफ सेक्रेटरी सीधे उठ गया, मैं तो उठा नहीं। तो फिर बाद में मैं भी उठ गया फिर, तो बैठे, तो बोले कि सुना है कोई कर्नल साहब आए हैं मिनिस्ट्री से कि सर यही तो बैठे हैं, जो ये मांग रहे हैं मैं उनको दे रहा हूँ सर। तो मैं एटीट्यूड की बात बता रहा हूँ, विजन की बात बता रहा हूँ। बाद में वो नवीन पटनायक जी निकले। अच्छा, नवीन पटनायक यानी कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, आप क्या उनको दोगे, ये आपको देंगे, वो आपसे क्या मांगेंगे, मकान मांगेंगे, ये जो आपके पास बहुत है, बिजली आपके पास बहुत है, पानी। लेकिन उसका बंदे का विजन में मान गया क्या। फिर मेरे को बोलने गए, कर्नल साहब आप मेरे को कितने सेंटर दे रहे हो। 120 सेंटर खोलने थे पूरे, हमने डिसाइड किया था, मिनिस्ट्री में बात हुई थी, तो 120 सेंटर। तो कर्नल साहब आप हमको कितने दे रहे हो उड़ीसा को। मैंने कहा आपके लिए 12 हैं सर। तो वो नहीं 12 नहीं, हम तो आपको तो पता हम इतने गरीब हैं, और इतने हमें तो कम से कम 14, तो मिनिमम 14 तो चाहिए साहब। मैंने कहा साहब तो आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर साहब से बात कर लीजिए। बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा मिनिस्टर साहब, मैं तो आप ही से लूँगा। तो सी द मैन, हाउ ही टैकल्ड, हाउ ही मैनिपुलेटेड मी, हाउ ही मैनेज्ड मी। तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि तो हायर अथॉरिटी पे वहाँ डिसाइड हुआ कि नहीं साहब मैं तो आपसे ही लूँगा। देखो आप उसका विज़न देखिए बंदे का। हमारे यूथ को एम्प्लॉयबल होना चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट, इन स्टेट, इन देश में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में। जी, मैं तो ऐसे वाले युवाओं को निकालना चाहता हूँ। तो जब आप स्किल की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल एक चीज़ें होती हैं, उत्तराखंड की भी हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल हमारी शक्ति एक तरह से कहा जाए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स भी है, और बहुत सारी खेती भी है, खास किस्म की खेती होती है, जिससे उत्तराखंड को उसकी जलवायु का बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में भी राज्य को, इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम करने की ज़रूरत है? एक्चुअली मैं खासतौर पर कृषि पर बहुत जोर है आजकल मेरा, कृषि के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेट जो कृषि है मैम, वो उसने बोला है ना बहुत बड़े उसने कि अल्टीमेटली मैन हैज़ टू ईट फूड, नॉट द डॉलर्स। डॉलर्स नहीं खा सकते, खाना खाना है, एक्चुअली भोजन ही खाना है। तो इसके लिए मैंने एक अभी मेरा भाई रिटायर हो रहा है, ही इज़ इन BSF, वो अगले साल रहे। तो हम दोनों मिलके, घर तो हमने ठीक बना लिया अपने गांव में, वो उसके बाद मैं उसके साथ मिलके पूरी खेती को, 7 गांव है हमारे, उसका एक फेडरेशन बनाना चाहता हूँ। तो आंशिक चकबंदी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग, तो गांव वाले नहीं कर रहे कि हमारा सेरा है, हमारा उखड़ है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो दे आर नॉट एग्रीइंग। लेकिन मैंने कहा आंशिक ये कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी,
सारे 7 गाँव की ज़मीनें उसके अंडर होंगी और उसकी जो ज़मीन जिस काबिल है उसके बाद वहाँ बोया जाएगा, उसमें सब लोग काम करेंगे। कुछ लोग बाहर के भी लोग, हम नेपाली या बाकी लोगों को भी हम एम्प्लॉय करेंगे, बिहार से काफ़ी लोग आ रहे हैं जी। तो इस तरह से हम जो उपज होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली डिस्ट्रिक्ट। मुझे लगता है कि जो भी उत्तराखंडी इस तरह से अपने अपने गाँव में जी। एक छोटा सा सेटअप अगर लगाएंगे तो अपने आप राज्य फिर प्रगति करेगा। बिल्कुल ये आइडिया यही है जी। लेकिन गांव वाले तैयार हैं वैसे। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया है पहले, मैं ऐसा नहीं हवा में। मेरा यही है कि मतलब हम खाली नहीं, हम ज़मीन में करने वाले हैं। मतलब खाली बोलना नहीं है, ज़मीन में करके दिखाना है जो है। अब इसके लिए मेरे को 6 महीने तपस्या करनी पड़ी, घर से बाहर नहीं निकला इस किताब को लिखने के लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करना है तो करना है। तो आप भाषा को लेकर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जब गांव की बात हो रही है तो भाषा को लेकर भी आपका जोर रहता है और आपने एक इस तरह की का एक ऐप भी बनाया है जिसमें कि आप गढ़वाली, कुमाऊनी सारी भाषाओं को, जौनसारी और हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाएं, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ज़रूरी है वर्षा जी। भाषा हमें पहले तो हर भाषा सीखनी चाहिए। हमारी डॉटर जो है जर्मनी में है, फ्रांस में उसने MSc किया, PhD की, और जर्मनी में तो वो मैरिड है। तो सारी भाषाएं तो अच्छा लगता है जब वो ये सब बोलती है ना। तो भाषाओं का ज्ञान तो किसी भी भाषा से हमें द्वेष नहीं है, किसी भी भाषा से। मैं चेन्नई में था तो थोड़ी बहुत तमिल सीखी, बहुत अच्छा लगता था। तन्नी तुन्नी सब उनसे बात करते रहते थे, उनसे उनको भी अच्छा। तो उत्तराखंड के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पता नहीं यहाँ पे बतानी चाहिए लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि प्रदेश की बात है। हम लोग अपनी भाषा को बोलने की बड़ी शर्म आती है। अब मैं जब जाता हूँ गढ़वाल में ऐसे सेवा कार्य में, बताऊँगा क्या कर रहा हूँ, क्या कुमाऊँ में जाता हूँ तो मैं गढ़वाली में बात करता हूँ। तो वो प्योर हिंदी में बात करते हैं, बल्कि 1-2 बार मेरे को बोलना पड़ता है, यार तुमको, मेरे को भी हिंदी आती है, तुम ये मत सोचो मेरे को हिंदी नहीं आती, हिंदी भी आती है मेरे को, तो क्यों नहीं बोलते कि नहीं साहब मुँह पे चढ़ा हुआ है हिंदी। तो मैंने कहा चढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं यार, मैंने भी BSc में आके सीखी गढ़वाली में। मैं तो देहरादून का बॉर्न हूँ और देहरादून का ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब तब मैंने एक मेरे दिमाग में विचार आया, ये भी समाज सेवा का ही विचार था कि क्यों ना एक ऐसी डिक्शनरी बनाई जाए जो कि सभी भाषाओं को, और हमारे यहाँ 3 भाषाएं मेन हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। तो किसी को छोड़ता नहीं हूँ, तीनों भाषाओं को, और हिंदी इंग्लिश तो है ही, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश में अच्छा ज्ञान है, काफ़ी हिंदी में। तो ये मैंने डिक्शनरी बनाई और इसमें है, इसमें आखर नाम से है, आखर नाम से लखा, बिल्कुल हिंदी का नाम है आखर। आखर मतलब अक्षर, लेटर, तो इस नाम से। और इसमें इसका विमोचन भी त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया था अपने ऑफिस। इतने खुश हुए थे वो, बहुत खुश हुए थे, कहते साहब क्या क्या करते रहते हो आपने ये कैसे सोच लिया। मैंने कहा यह देखो किताबें तो बहुत है मैम डिक्शनरी की, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पता नहीं क्या क्या, और जखमुल्ला जी ने लिखी है बहुत अच्छी डिक्शनरी। और लेकिन मैंने जो है इसको ऐप बेस बनाया है, मतलब आप कैरी कर सकते हो। अब जैसे आपसे बात करनी है, अब आप तो जौनसारी हो, अब जौनसारी में मैं तो आपको थोड़ा इम्प्रेस भी करना चाहता हूँ कि भाई मैं भी जौनसारी में जानता हूँ, तो मैं जौनसारी में आप पूछें मेरा नाम, मैं फट से इसमें देख लूँगा और आपसे बात। और जो युवा बाहर रह रहे हैं वो भी अगर सीखना चाहते हैं, सीखने की ललक है, तो इस ऐप का इस्तेमाल करके यही मैं आपको बताया कि मेरे को इसके बाद जो है जब मैंने उसको डाल दिया, लोड कर लिया, अपलोड कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया से, US से और कनाडा से स्पेशली मेरे को रिंग आए कि सर अंकल ऐसे लग रहा है जैसे हम देहरादून में बैठे हैं। एक लड़की का तो मेरे को बिल्कुल याद आ रहा है जो US से, उसने मेरे को रिंग किया कि कर्नल डिबरी अंकल बोल रहे हो। मैं कहा हाँ बेटा, कि ऐसा लग रहा है जैसे देहरादून में बैठे हैं। तो इतना अच्छा लगा उनको। तो सीखने की इच्छा है, लेकिन यहाँ के लोगों में थोड़ा, अभी मैं चाहता हूँ कि वो हो रहा है, भाषा पे बहुत लोग काम कर रहे हैं भाषा पे। अभी मैं एक सेमिनार करने जा रहा हूँ, उसमें मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरी संस्था है मैम, साथ हैंड इन हैंड। तो वो संस्था से मैं तो बहुत मतलब बहुत कम पैसे वाला हूँ, मतलब बहुत अल्प मेरे वो है साधन है, लेकिन जो प्रोत्साहन होता है वही बहुत काम करता है। तो ऐसे जो 3-4 लोग हैं जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, उनको मैं
अभी सितंबर मेरा बर्थडे, जैसे मैंने आपको बताया 5 सितंबर, जी। उस दिन मैं एक समारोह कर रहा हूँ, छोटा सा समारोह। जी। उसमें और 6 आखिर लोगों में मैं जी आप समारोह कर जो रहे हैं। भाषा पे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे बहुत बढ़िया। आखिर में मैं चाहूँगी कि अगर आप युवाओं को बहुत संक्षिप्त में संदेश देना चाहें, आज के दौर में कैसे आगे बढ़ें, तो क्या कहेंगे आप? एक तो सबसे पहले देशभक्ति का, जी राष्ट्र सर्वोपरि, उनको हमें एक एकेडमी में सिखाया गया था। और ये खाली एकेडमी नहीं, इवन जो सिविलियन सोल्जर्स हैं, जो सिविल में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी अनुशासन वाले हैं, कुछ पूछे मत, बहुत ज़्यादा। तो राष्ट्र सर्वोपरि ये जरूर ख्याल में रखना है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं। बिल्कुल ठीक। है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि एजुकेशन में कोई शिक्षा जरूर लीजिए, हायर एजुकेशन भी लीजिए, लेकिन कौशल जरूर रखिए। कौशल जरूर, कौशल जी, और बिल्कुल। शिक्षा दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कौशल और शिक्षा के साथ ही भविष्य की राह बनेगी। जी। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ अपने ये अनुभव साझा किए, इसका आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ थे डीपी डिमरी जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि कौशल के ज़रिए ही, कोई ना कोई कौशल हासिल करके ही हम हमारे युवा भविष्य के लिए राह तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।